अमेरिका की छवि बहुत खराब होगी। ट्रंप ये इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि दबाव है उन पर। हमारा प्रशासन आप बाइडेन प्रशासन की तरह नहीं समझिएगा, हम आपसे समर्थन वापस ले लेंगे या आप समर्थन हमारा खो दोगे। नमस्कार, ये लाइव हिंदुस्तान का न्यूज रूम है और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। मिडिल ईस्ट में इन दिनों अब जो तनाव है वो एक अलग मोड़ पर जाता हुआ दिख रहा है और खास बात यह है कि ट्रंप और नेतन्याहू एक तरह से आमने सामने हो गए हैं। नेतन्याहू जिस तरीके की नीतियों को लेकर के हाल फिलहाल के दिनों में आए हैं, उनकी जो संसद है उसमें जो कुछ भी प्रस्ताव हाल फिलहाल में लेकर के आए हैं उससे अमेरिका पर भारी दबाव है और अब जो है ट्रंप ने बहुत उनके खिलाफ में तीखा रवैया अपनाया है और ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया है कि हमें जो बाइडेन प्रशासन मत समझिएगा, अगर आप जो है इससे आगे बढ़ते हैं तो फिर आप हमारा पूरा समर्थन खो देंगे। लेकिन ट्रंप का एक तरफ ये बयान है, दूसरी तरफ नेतन्याहू जो है वो ये कहते हैं जेडी वेंस के सामने कि इजराइल जो है अपनी सुरक्षा खुद भी कर सकता है। तो कुल मिलाकर के अब दो जो बड़े सहयोगी हैं उनके बीच में अब जो जुबानी हमले हैं, जो बयानबाजियां हैं वो तेज हो गई हैं। क्या ये सारा मसला है और क्यों ये सब कुछ हो रहा है, अमेरिका को लेकर के खासतौर पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी इमरान खान, जो कि इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। इमरान जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ट्रंप और नेतन्याहू ने एक खास तौर पर ट्रंप ने सबसे पहले ये जो बयान दिया है कि आप हमें बाइडेन प्रशासन मत समझिए, किस संदर्भ में आया है और क्यों आया है? बिल्कुल, देखने से तो मैं कैसा लगता है वाकई, जैसा कि आपने बताया अभी कि पीएम नेतन्याहू के पीछे पड़ गए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। लेकिन जो माजी है, जो पिछला दौर है, जो पास्ट है, उसमें हम देखते हैं कि अमेरिका का रवैया इसी तरह का दोगला रहा है। वो बोलते कुछ है लेकिन जब वक्त आता है करने का तो वो इसराइल के खेमे में इसराइल के साथ मुस्तैदी से खड़े हुए नजर आते हैं। ये अमेरिका की नीति रही है। वो कहते हैं कि हम इसराइल को नहीं छोड़ सकते। आज की डेट में प्रेसिडेंट ट्रंप भले ही ये कह रहे हों कि हमारा प्रशासन आप बाइडेन प्रशासन की तरह नहीं समझिएगा, हम आपसे समर्थन वापस ले लेंगे या आप समर्थन हमारा खो दोगे, इस तरह की बातें वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें एहसास है इस बात का कि इसराइल वही करेगा जो उससे करना होता है। हो सकता है वो सीजफायर को खत्म कर दे, तोड़ दे, या कोई ऐसा काम करे जिससे सीजफायर पर बात बन जाए। यहां पर प्रेसिडेंट ट्रंप की जबान फंसी है। दरअसल वो ये भी कह रहे हैं, कई बार वो इस तरह के बयान दे रहे हैं कि हमने अरब देशों को, अपने सहयोगी अरब देशों को, मुस्लिम देशों को ये वचन दिया है, ये जबान दी है कि हाँ आप इसमें गारंटर रहिए, हम गारंटर रहते हैं और सीजफायर समझौता होगा, जिसकी बिना पर जैसा कि वो कहते हैं हुआ है। अब किस तरह से प्रेशराइज करते हुए उन्होंने मुस्लिम देशों से समझौते में हिस्सा लिवाया है, करवाया है, या वो भी चाह रहे हो कि मामला खत्म, वो एक अलग विषय है। लेकिन यही वजह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप पीएम नेतन्याहू पर दबाव इसलिए बनाए हुए, उन्होंने अपना प्रतिनिधि, अपने उपराष्ट्रपति को भी भेजा वहां पर, जेडी वेंस वहां पर गए। तो उस दौरान बहुत खरी खरी प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनसे कहलवाया कि आप उनसे कहिए कि हम समर्थन वापस ले लेंगे अगर इस तरह की बातों की, जो वेस्ट बैंक में उनकी सरकार ने जो पार्लियामेंट में खास तौर से एक मतदान करवाया है जिसको लेकर के वेस्ट बैंक को इसराइल में मिलाना है एक हिस्से को, उसको लेकर के बहुत नाराजगी जताई गई और कहा गया कि अगर आपने इस तरह से किया, हम इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते, इससे हमारा बेसिक समझौता जो गजा में हुआ सीजफायर का वो खराब हो जाएगा, तो हम आपसे समर्थन भी वापस ले लेंगे इस तरह आगे के आपके कामों के लिए। तो फिर पीएम नेतन्याहू ने उनसे भी कह दिया है, खबरें बताती है, मीडिया रिपोर्ट बताती है कि इसराइल अपनी सुरक्षा के लिए खुद है, हमें अमेरिका की जरूरत नहीं है। तो इसराइल इस मोड में चलता है। यही वजह है, इस बात को जानते हुए शायद वो ये दिखाना चाह रहे हो अपने बयानों के जरिए कि इसराइल पर एक प्रेशर बनेगा। लेकिन इसकी पीछे की सच्चाई दुनिया जानती है, या वो पास्ट है जिसमें हमेशा अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा रहा है। और सिर्फ गजा के मामले में नहीं, आपने देखा जब ईरान पर हमला किया था ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया, और ऐसा पलटवार किया कि दुनिया ने देखा कोने कोने में इसराइली कोने में इसराइल के ईरानी मिसाइलें जाकर के गिरी। उसके बाद कौन आया? अमेरिका इसराइल के बचाव में, और उसने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो थी वहां पर अटैक किया। और उसके बाद जब ईरान ने अटैक किया कतर में अमेरिकी बेस पे, तो फिर अमेरिका ने कहा चलो अब खत्म करते हैं। इसराइल ने जंग खत्म नहीं किया था, वहां भी अमेरिका को आना पड़ा। तो अमेरिका आता है मदद के लिए, अमेरिका नहीं छोड़ता है इसराइल को। यही वजह है कि हो सकता है कि वो एक दिखाने के लिए ये प्रेशर
टैक्टिक अपना रहे हो, लेकिन वो कितनी कामयाब होती है तो इसराइल पर डिपेंड करता है, और इसराइल का कोई भरोसा नहीं है कि वो कोई भी बदलाव कर दे। बिल्कुल। हाल फिलहाल के दिनों में हमने जैसे देखा है कि जिस तरीके से इजरायली जो संसद है निसेट, उसमें कुछ प्रस्ताव पास होते हैं। सबसे पहले तो वो इससे पहले ही जो है जब जंग चल रही थी, सीज फायर तो अब हुआ है, लेकिन जंग के दौरान ही वो संसद में एक प्रस्ताव लाते हैं कि वो नेट्जरिम जो कॉरिडोर है उसको पूरी तरह से तोड़ देंगे, जैसा कि आपने जिक्र किया उस बात का कि गजा को 2 हिस्सों में तोड़ने का। अब इसी दौरान वेस्ट बैंक को लेकर के भी एक ऐसा ही फैसला आता है, एक ऐसा ही प्रस्ताव जो है कुछ दिन पहले ही वो हुआ था कि वो जो है उसको बीच में से अपनी जो बस्तियां बसाएंगे, क्योंकि वो जो इलाका है वो लगभग बीच में ही पड़ता है और ऐसे में वेस्ट बैंक भी 2 हिस्सों में टूट जाएगा। तो उसके बाद लेकर के जैसा कि हम देखते हैं कि गजा में ट्रंप ने सीज फायर समझौता करवाया है, जिसे पीस डील के नाम से जानते हैं। तो क्या ट्रंप ये इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि दबाव है उन पर, और एक तरह से विरोधाभासी स्थिति हो जाती है क्योंकि गजा में एक तरफ पीस डील चल रही है और दूसरी तरफ वेस्ट बैंक भी। विरोधाभासी स्थिति जो आपने कही वो तो जाहिर हो गई। हमने आपको दीन दुनिया शो में दिखाया अभी कल कि किस तरह से वहां पर अमेरिका और इसराइल मिल करके, या यूं कहें कि इसराइल अमेरिका की सहमति से एक प्लान लेकर आया गजा के लिए। देखिए अभी सीज फायर हुआ है, कुछ ही दिन बीते हैं, अभी तो बहुत नाजुक दौर में, हम लगातार इसमें बात करते रहे, बहुत नाजुक दौर में जरा सी चिंगारी इसको तोड़ सकती है और फिर वही हालात बना सकती है। लेकिन एक प्लान आया है, मीडिया रिपोर्ट बता रही है, जिसमें कि इसराइल चाहता है कि गजा को भी 2 भागों में बांट दो, एक आईडीएफ के कंट्रोल में रहे और एक इसराइल के कंट्रोल में रहे। तो जो माफ कीजिएगा, एक हमास के कंट्रोल में रहे। एक आईडीएफ यानी इसराइल के कंट्रोल में रहे, आईडीएफ इसराइल की फोर्स है, और दूसरा हमास के कंट्रोल में रहे। तो जो हमास वाला हिस्सा है उसमें पुनर्निर्माण, रीडेवलपमेंट के लिए कोई काम ना हो, जो भी काम हो वो इस वाले हिस्से में, और अमेरिका की भी इसमें सहमति है। तो एक तरफ तो प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि आप हमारा समर्थन खो देंगे तो आप हमें ये मत समझना, तो आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, आप इससे बाहर नहीं जा सकते। और दूसरी तरफ वो इसराइल के उस समझौते में या उस प्लान में साथ दे रहे हैं, या उस शिगुफे में साथ दे रहे हैं जिससे अरब मुल्क भी शायद बर्दाश्त ना करें, क्योंकि उनको अपनी फौजें वहां भेजने के लिए अमेरिका ने कहा है, अपने सैनिक आपको भेजना पड़ेगा। पीस फोर्स जो बनेगी उसमें इंटरनेशनल पीस फोर्स में अरब मुल्क ही रहेंगे, मुस्लिम देश रहेंगे। तो वो क्यों भेजेंगे? उनको तो बड़ा धर्म संकट आ जाएगा कि जब गजा ही 2 भाग में टूट गया तो फिलिस्तीन का मसला तो फिर बचे ही क्या। बिल्कुल। तो मसला फिलिस्तीन को हल करने के लिए तो वहां अपने पीस फोर्स भेज रहे हैं, तो वो मसला कैसे हल होगा जब गजा ही 2 भागों में टूट गया? तो फिलिस्तीन की तो बात ही दूर है। तो ये अमेरिका खुद है जो कि, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट बता रही है, कि वो इसराइल के इस प्लान का समर्थन कर रहा है। तो एक तरफ आप सीज फायर को बरकरार रखने की बात कहते हैं, दूसरी तरफ क्या हमास इसे बर्दाश्त करेगा कि गजा 2 भागों में टूट जाए? एक पर आईडीएफ का कंट्रोल है, एक में हमास का। तो ये ऐसी चीजें हैं जो अमेरिका के चेहरे को उजागर कर देती हैं, उसके उस रवैये को उजागर कर देती हैं जिसे हम दोगला कहते हैं, और वो वक्त वक्त पर नजर आता है। इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप की इन बातों को, या वो इसराइल को जिस तरह की धमकियां दे रहे हैं, बहुत गंभीरता से एक्सपर्ट नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल। अमेरिका की विदेश नीति के ऊपर थोड़ा बात करते हैं कि जिस तरीके से ट्रंप जब आए थे, उससे पहले जब जो बाइडेन का प्रशासन था, और उसके अलावा जितने भी राष्ट्रपति अमेरिका के रहे हैं, उन्होंने हमेशा से थोड़ा बहुत तटस्थ रुख तो मैं क्या कहूं, लेकिन कम से कम एक न्यूट्रल दिखाने की कोशिश की है कि वो इनके साथ भी है, इनके साथ में भी। इजराइल को लेकर के हमेशा से ही जाहिर तौर पर समर्थन रहा है, लेकिन ट्रंप के आने के बाद थोड़ा एग्रेसिवली खेले हैं इसराइल के पक्ष में। अब क्या अमेरिका पर यह दबाव है, या फिर यह दबाव महसूस कर रहा है कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से ट्रंप के बयानों की वजह से वो बोलते कुछ और हैं और उसके बाद कर कुछ और देते हैं, तो क्या अमेरिका को ये डर है, या फिर राष्ट्रपति ट्रंप के जो प्रशासन है उनको ये डर है कि आने वाले वक्त में जो अमेरिका की विदेश नीति है उस पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, या फिर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय सतह पर अमेरिका की साख दांव पर लगी है, लेकिन अमेरिकी प्रशासन की हिकमत अमली या उसकी रणनीति या उनकी सोच की वजह से नहीं, वहां की जनता के प्रेशर की वजह से। क्योंकि उस अवाम ने प्रेसिडेंट ट्रंप को चुनकर भेजा ही इसलिए कि आप जंग बंदी करवाइए, क्योंकि उससे अमेरिका का भी नुकसान होता है। अमेरिका जहां इन्वॉल्व होता है वहां पर उसके रिसोर्सेज लगते हैं, बिल्कुल, उसका पैसा लगता है, तो उसके लोग लगते हैं, तो उन्हें वापस लाना है, ये जंग खत्म होनी चाहिए। और
प्रेसिडेंट ट्रंप जनवरी में उन्होंने पदभार ग्रहण किया था, उसके बाद जैसा कि लग रहा था कि वो चमत्कारिक रूप से चीजों को बदल देंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। बिल्कुल। अब कहीं जाकर उन्हें एहसास हुआ कि अब पानी बिल्कुल सर से ऊपर जा रहा है और इजराइल तो उनकी सुनता ही नहीं है। तब उन्होंने थोड़ी सख्ती दिखाई, अपना 20 सूत्री प्लान लाए, अरब मुल्कों को इसमें साथ लिया, और खास तौर से वो जो मीडिएटर है उनके लिए भी बड़ी शर्मनाक स्थिति हो जाएगी जिन्होंने इसमें मध्यस्थता की है, खासतौर से उसमें मुस्लिम देश ही हैं और ताकतवर मुस्लिम देश हैं। तो अमेरिका की छवि बहुत खराब होगी अगर वो इस तरह से इसराइल के प्लान का शिकार हो जाए या उसकी योजनाओं का शिकार हो जाए। मैं शिकार कह रहा हूं क्योंकि शिकार साजिश शब्द के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन हम उसको नहीं करना चाहते। फिर भी उसके प्लान का अगर अमेरिका शिकार हो जाता है, जैसा कि अक्सर हो जाया करता है, आरोप लगता है ऐसा, तो अमेरिका अगर ऐसा हो जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उससे बहुत उसकी छवि को नुकसान होगा, प्रेसिडेंट ट्रंप की छवि को नुकसान होगा, अमेरिका की जवाबदेही बन जाएगी। इससे वो बचना चाह रहे हैं और यही वजह है कि वो थोड़ा सा इसराइल पर प्रेशर बनाए हुए हैं। लेकिन उनकी बातों से तो ये लग रहा है, लेकिन जब वक्त आएगा, जब जरूरत पड़ेगी, तो लगता है कि वो फिर इसराइल के खेमे में उसके साथ खड़े नजर आएंगे, क्योंकि इससे पहले का एक्सपीरियंस, दुनिया का अनुभव, दुनिया का यही रहा है कि अमेरिका हर हाल में जैसे भी हो इसराइल के साथ खड़ा है। पीएम नेतन्याहू ने तो खुद कहा जेडी वेंस से मिलने के बाद वहां पर मीडिया को संबोधित करते हुए कि लोगों को ये लगता है कि इसराइल अमेरिका को चलाता है या अमेरिका इसराइल को चलाता है, ले सारी बकवास बातें हैं, हम अपने आप में सक्षम हैं, हम अपने आप में अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो वो ये आरोप तो है ना जिसका वो जवाब दे रहे थे कि दोनों में से कोई तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है, ये आरोप है। तो वो उसकी सफाई दे रहे थे। जब आप सफाई देते हैं तो इसका मतलब आरोप तो आए हैं। बिल्कुल। तो ये बात है, दुनिया में चर्चा का विषय है, सोशल मीडिया पर भी ये चर्चा होती है कि कोई तो है जो एक दूसरे को कंट्रोल कर रहा है, कोई एक है, या तो इसराइल अमेरिका को या फिर अमेरिका इसराइल को। यही वजह है कि इस बार अमेरिका की साख ज्यादा दांव पर लगी है। प्रेसिडेंट ट्रंप की अपनी निजी छवि जो है उन्होंने बनाया कि मैं युद्ध रुकवाऊंगा, मैं शांति का मसीहा हूं, इसलिए भी वो इस तरह की बातें इसराइल से कह रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। और यही जो विरोधाभासी नीतियां हैं, यही जो विरोधाभासी बयान है, इसको लेकर के अमेरिका में भी हमने पिछले दिनों में देखा है कि भारी संख्या में प्रोटेस्ट हुए हैं, प्रदर्शन हुए हैं। यहां तक कि अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ है जब पूरे देश के 50 राज्यों में 70 लाख से ज्यादा लोगों ने एक साथ में विरोध प्रदर्शन किया। तो कहीं ना कहीं अमेरिकी जनता ने जरूर इस युद्ध को रुकवाने के लिए या फिर तो और भी जो मुद्दे हैं, वही दबाव है मैं जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है। वरना ये सीजफायर होना मुश्किल था। ये सीजफायर इसलिए भी हुआ है कि, और हमास को भी ये समझ में आया कि जब अरब देशों ने इसमें मीडिएटरशिप निभाई तो फिर हमास भी कुछ शर्तों पर राजी हुआ, वरना दोनों पक्ष राजी होने को तैयार कहां थे। और इसराइल की तो स्पष्ट नीति ही थी कि हमें तो गजा को कंट्रोल करना। प्रेसिडेंट ट्रंप ने, आपको याद होगा, आते ही ये बयान दिया था जब वो उन्होंने सत्ता ग्रहण की थी, अपना संभाली थी, कि हमें इसराइल जो है गजा को कंट्रोल में ले और हमें फिर वो दे ताकि हम वहां पर रिनोवेशन कर सके। ये उनका बयान था। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, हम गजा को इसराइल के कंट्रोल में आने नहीं देंगे, या तरह तरह से उन्होंने अपने बयान को पेश किया कि हमारा वो मकसद नहीं था। फिर बीच में पीएम नेतन्याहू के बयान आते रहे, अपनी सेना को वो संबोधित करते हुए कहते रहे कि गजा पे कंट्रोल करो, आपको ये डेडलाइन दी जाती है, फलानी तारीख तक आप गजा पे कंट्रोल कर लीजिए। तो ये तो खुले बयान है, इसमें कोई छुपे बयान थोड़ी ना, ये तो दुनिया के सामने है। और उनकी मंशा क्या थी वो तो सबके सामने स्पष्ट है। लेकिन वही प्रेशर जिसकी हम लोग लगातार बात करते हैं, आवाम का प्रेशर, जनता का, उसने कहीं ना कहीं इसको रुकवाया है। और आज ये स्थिति पर बहुत नाजुक स्थिति है, जिसको लेकर अगर कोई भी ऐसी बात होती है जिससे कि ये सीजफायर पर असर पड़ता है तो ये बहुत जल्दी टूट सकता है। बहुत से एक्सपर्ट, बहुत से जानकार इस बात से इनकार नहीं करते हैं। तो बिल्कुल इनको कुछ ज्वलंत मुद्दे कहा जा सकता है। फिलहाल इमरान जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि वेस्ट बैंक के जो सदर के तौर पर है, जो राष्ट्रपति के तौर पर जो महमूद अब्बास हैं, उनको बदलने को लेकर के बात चल रही है। और ये यहाँ पर एक सवाल उठ रहा है, यहाँ पर कुछ रिपोर्ट सामने ये आ रही है कि इजराइल की जेल में जो बंद हैं मरवान बरगौती, उनको राष्ट्रपति बनाने की या फिर उनको जो है वेस्ट बैंक की सत्ता देने की एक बात जो है चल रही है और ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। क्या कहना है आपका इस पर? ये प्रस्ताव, ये सोच हमास की तो है ही, लेकिन अमेरिका की तरफ से भी इसराइल पर प्रेशर बन रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि
फिलिस्तीन, ये फिलिस्तीन की बात हो रही है, ठीक है, गजा की नहीं। और जो वेस्ट बैंक की संभालने वाली अथॉरिटी, उसी को फिलिस्तीन की अथॉरिटी माना जाता है, और वही रिप्रेजेंट करती है इंटरनेशनल मंचों पर फिलिस्तीन को, जो कि फिलहाल एक देश अभी नहीं है, लेकिन फिलिस्तीन का जो परचम है या उसके नुमाइंदे वो उसी अथॉरिटी के जो लोग होते हैं वही होते हैं। तो उसमें बदलाव करने की बात की जा रही है। अब सवाल उससे बड़ा ये है कि मरवान बरगौती हो या फिर कोई और हो, वो जो तो इजराइल की जेल में है और बड़ा लंबा वक्त उनको काटना है जो सजा मिली, और हमास उन्हें छुड़वाने के लिए बात कर रहा है। जो सीजफायर डील में जो बंधकों के बदले में जो जिन लोगों के नाम आगे बढ़ाए गए उसमें उनका भी नाम है, और इसराइल उन्हें छोड़ने से मना कर रहा है। लेकिन उन्हें इसराइल से छुड़वा करके फिलिस्तीन का चीफ या मुखिया बनाने की जो बात सामने आ रही है, वो क्यों आ रही है, ये बड़ा सवाल है। कौन ये डिसाइड कर रहा है और क्यों कर रहा है? ये हक सिर्फ और सिर्फ वहां की आवाम को है, गजा की आवाम को है। फिलिस्तीन अगर बन रहा है, 2 स्टेट का अगर फॉर्मूला आगे बढ़ता है और कभी कभी फिलिस्तीन का कयाम होता है, उसकी स्थापना होती है, तो ये वहां की आवाम तय करेगी, वहां के चुनाव होंगे, उसके बाद तय होगा। तो ये जो कोशिश होती है ना कि इसको बना दो, उसको वहां बैठा दो, तो ये वही कोशिश है। चाहे वो अरब देश कर रहे हो, यूएई भी बहुत कोशिश करता है क्योंकि वेस्ट बैंक में उसका बहुत दखल है। और यूएई नहीं, अभी जो गजा को 2 टुकड़ों में बांटने का एक प्लान आया है, उसका बहुत विरोध किया है यूएई, जबकि यूएई तो इसराइल को मान्यता देता है, उनके साथ अब्राहम अकॉर्ड से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसराइली मीडिया में ही यूएई के जो नुमाइंदे हैं, संयुक्त अरब अमीरात के जो नुमाइंदे, उन्होंने कहा कि हम इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने साफ चेता दिया कि अगर ऐसा होगा तो ना हम अपनी फोर्स भेजेंगे और ना ही आगे इस तरह से कभी इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो वो यहां से वो कहीं ना कहीं प्रेशर बना रहे हैं। तो सवाल ये है कि आप क्यों बिठाना चाह रहे हैं किसी को, वो कोई भी नाम हो, आप नहीं। हमास का तो ये कहना है ना कि कोई अथॉरिटी बनेगी, उसके बाद आवाम तय करेगी, और उसके बाद आवाम के तय करने के बाद जो भी प्रशासन आएगा उसके आगे हम हथियार डाल देंगे। बिल्कुल। तो हमास खुद ही उसका हिस्सा बन जाएगा, या कहीं ना कहीं वो हमास का ही चुनाव करेगी, क्योंकि गजा से हमास को अलग करना बहुत मुश्किल है। वो उसके बहुत मतलब सारे गजा में ही, जैसा कि एक्सपर्ट बताते हैं और जो लगातार वहां पर कवर करते रहे उन पत्रकारों ने भी अपने मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र किया है कि गजा में हमास की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता या उससे अलग नहीं किया जा सकता। अवाम ही एक तरह से हमास है, जो लगातार इसराइल को 2 साल तक उसकी आक्रामकता को बर्दाश्त करते रहे, वही हमास है। तो अभी किसको क्या बनाना है, ये कौन डिसाइड कर रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। ये डिसाइड होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो आप ये सोचिए कि किस तरीके से वेस्ट बैंक या फिर गजा या फिर चाहे हम बात करें फिलिस्तीन की, तो किस तरीके से उनकी सत्ता को कब्जाना चाहते हैं, उस पूरे इलाके को भी कब्जाना चाहते हैं कि वो किसी तरीके से बस इसराइल के या फिर अमेरिका के बिल्कुल इशारों पर चले, इसको चलाए। बिल्कुल, कोई भी, चाहे वो अरब देश ही क्यों ना। तो हमास तो ये चाहता है कि कोई ना चलाए, एक स्वतंत्र आजाद मुल्क हो जिसकी अपनी सरकार हो, अपना प्रशासन हो, वो चलाए, और चुना हुआ प्रशासन हो। क्योंकि हमास ने जो भी उसका इतिहास रहा है, हालांकि बहुत लंबे वक्त से उन्होंने चुनाव नहीं होने दिए गजा में, लेकिन एक दौर में वो एक सियासी पार्टी थी, उनकी पॉलिटिकल विंग अभी भी है, और वो चुन के आए थे। एक अलग बात है कि उन्हें मान्यता नहीं दी गई, लेकिन वो चुनकर आए थे, और गजा का प्रशासन बाद में भी उन्हें मान्यता न दी गई तब भी उन्होंने ही संभाला, और 7 अक्टूबर 2023 से पहले तक भी वही देख रहे थे। तो चीजें ये है कि डिसाइड क्यों किया जा रहा है या थोपा क्यों जा रहा है, वो तो अवाम को तय करना होगा गजा की, जिसने इतना कुछ सह के भी गजा में अपनी जमीनें, अपनी जगह को नहीं छोड़ा। बिल्कुल। और इस तरह के जो आरोप हैं वो फिलिस्तीन अथॉरिटी यानी कि महमूद अब्बास पर भी लगते रहे हैं, और अब जो है वेस्ट बैंक में महमूद अब्बास कह सकते हैं कि उनकी जो लोकप्रियता है वो थोड़ी सी कम हो रही है, और यही वजह है कि इजराइल या फिर हमास जो है वो, माफ कीजिएगा, इजराइल या फिर जो अमेरिका है वो अब इसका फायदा उठाते हुए जो मरवान बरगौती है उनको सामने लेकर के आना चाहते हैं। लेकिन देखना ये होगा कि इस मामले में क्या कुछ आगे अपडेट होता है, और जो कुछ भी हो रहा है मिडिल ईस्ट में इस वक्त, उस पर हमारी पैनी नजर है। लाइव हिंदुस्तान मिडिल ईस्ट की हर एक खबर आप तक पहुंचा रहा है, और इजराइल जिस तरीके से वेस्ट बैंक को लेकर के जो नीतियां लेकर के आया है, गजा को लेकर के जो नीतियां लेकर के आया है, और उस पर अमेरिका का जो दखल है, और अब दोनों किस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां दे रहे हैं,
उससे देखना यह होगा कि अब अमेरिका की विदेश नीति पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है और अमेरिका इस पर किस तरीके से कदम उठाता है इजराइल के खिलाफ। क्या वाकई अमेरिका को इस सख्त रुख अपनाता है या फिर नहीं, ये सारी जो बातें हैं वो देखने में बेहद दिलचस्प हैं। और आगे जैसे जैसे इसमें जो भी अपडेट होगा लाइव हिंदुस्तान और खास तौर पर इमरान खान आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। नमस्कार।